हमने लास्ट बात की थी हमारी यूनिट आर्थिक वनस्पति विज्ञान या इकोनॉमिक बॉटनी पर। उस यूनिट के हमारे सिलेबस में 4 पार्ट हैं। लेसन नंबर 17, 18, 19, 20। इनमें से हमने बात की थी पार्ट नंबर 17 पर, 19 पर, 20 पर। 18वें पार्ट पर हमने बात नहीं की थी। जैसा मैंने आपको बताया, 18वां जो पार्ट है उस पार्ट का जो मैटर आता है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, इसलिए उसको हम प्रैक्टिकल के समय करते हैं। तो अगली जो यूनिट हम शुरू कर रहे हैं उस यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, हिंदी में जिसको बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। इस यूनिट से जुड़े हमारे 3 पार्ट है, पार्ट नंबर 14, 15 और 16। इनमें से भी जो मेन जो मैटर आता है चैप्टर नंबर 15 और 16 में आता है। 14वां पार्ट एक छोटा ही पार्ट है जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सामान्य परिचय, यानी कि इस पूरी यूनिट का सामान्य परिचय इसमें है। इस पार्ट की शुरुआत इस शब्द से होगी, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। अब इस शब्द की अगर हम बात करें तो ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, अर्थात देखा जाए तो इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी शब्द से आप परिचित है। बायोलॉजी का मतलब सजीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान, प्लस टेक्नोलॉजी शब्द का मतलब होता है तकनीकी। यानी अगर हम इसका सामान्य अर्थ देखें तो परिभाषा बन सकती है ऐसी तकनीकें जिनसे सजीवों के जीवन में सुधार लाया जा सकता है, उन्हें बायोटेक कहते हैं। या ऐसी तकनीकें जिनसे मानव के लिए उपयोगी और कल्याणकारी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ हर उस तकनीक की बात होगी जिससे सजीवों को फायदा है। जैसे देखो पीसीआर तकनीक, ये इस तकनीक इस पाठ में एक बड़ा क्वेश्चन यूनिट का बन रहा है। पीसीआर तकनीक पर आगे बात करेंगे। एक पॉइंट हम पहले यूज कर चुके हैं, जैसे डीएनए। बायोटेक में जैसे कुछ तकनीकों के नाम लिए मैंने। पीसीआर तकनीक इस यूनिट का बड़ा सवाल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक, ये शब्द आपके लिए परिचित है क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं। डीएनए अंगुली छापन तकनीक। इसके अलावा और तकनीकों की बात करें जैसे संकरण तकनीक, ये वो तकनीकें हैं जो बायोटेक का हिस्सा है। तो देखा जाए तो बायोटेक एक बहुत बड़ा फील्ड है। 14वें पार्ट में से सिर्फ छोटे क्वेश्चंस निकलेंगे। जैसे पार्ट की शुरुआत में हमने बात की बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा से, उसके बाद आपको कुछ वैज्ञानिकों के कार्य, इससे संबंधित एक सारणी उपलब्ध करवाई जिसमें हमने उन वैज्ञानिकों का जिक्र किया है जिन्होंने बायोटेक के फील्ड में या जिन्होंने जीव विज्ञान के फील्ड में कार्य किया है। इन वैज्ञानिकों के कार्य का जिक्र सिलेबस में बार बार हो रहा है, इसलिए उस सारणी में आप जितने भी वैज्ञानिकों के नाम पढ़े हैं वो सब हमें सिलेबस में मिल जाएंगे। जैसे हमने जिक्र किया रॉबर्ट हुक का, इसके बारे में हमने 11वीं क्लास में बात की थी। कोशिका की खोज का सम्मान रॉबर्ट हुक को जाता है। फिर हमने बात की है ल्यूवेनहॉक की, जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किया। हमने बात की है वाटसन और क्रिक की, जिन्होंने डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया। तो ये सारणी तो आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 में आगे हमने बात की है जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े कुछ सामान्य शब्दों की। जैसे जैव प्रौद्योगिकी के लिए भारत सरकार ने एक अलग से बोर्ड बना रखा है जिसको बोलते हैं नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। ये बोर्ड जो है भारत में बायोटेक के फील्ड में, बायोटेक के क्षेत्र में काम करता है। और बहुत सारे संस्थान जो है वो अपने देश में बायोटेक की स्टडी या बायोटेक की पढ़ाई करा रहे हैं, जिनमें हमने कुछ संस्थानों का जिक्र अपने सिलेबस में किया भी। तो चैप्टर नंबर 14 पढ़ने वाला चैप्टर है, इसे आप मौखिक भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 15, ये एक बड़ा क्वेश्चन निकाल सकता है। अक्सर इस यूनिट में से जो सवाल आता है बड़ा, वो इसी पार्ट में से आता है।
इस यूनिट का पहला टॉपिक है पुनर्संयोज डीएनए। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले डीएनए शब्द पर आप बात कर चुके हैं। डीएनए हमने 11वीं में पढ़ा था। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। अब ये नया शब्द आ गया पुनर्संयोज। हिंदी में पुनर्संयोज का मतलब होता है एक ऐसी संरचना जिसमें बदलाव किया जा चुका है। यानी अगर हम एक सजीव के डीएनए, किसी सजीव का डीएनए अणु है, उस सजीव के डीएनए अणु के अंदर अगर हम कोई बाहर से जीन या टुकड़ा जोड़ दे तो अब जब हमने एक ऐसा डीएनए बनाया है जिसमें किसी अन्य सजीव का डीएनए जोड़ दिया गया है, तो अब ऐसे डीएनए को क्या बोलेंगे? पुनर्संयोज डीएनए। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग हमने इसी शब्द से की है। पुनर्संयोज डीएनए किसे कहते हैं? एक ऐसा डीएनए जिसमें किसी अन्य सजीव का डीएनए अणु जोड़ दिया गया है। ऐसा अक्सर संकरण के प्रयोगों में करते हैं। इस डीएनए को तैयार करने की जो तकनीक है उसे बोलते हैं पुनर्संयोज डीएनए तकनीक। और ये जो तकनीक है, इस तकनीक पर बायोटेक के फील्ड में काफ़ी काम किया गया है। फिर पार्ट में हमने जिक्र किया है कुछ वैज्ञानिकों का जिन्होंने सबसे पहले पुनर्संयोज डीएनए बनाया, जिसमें बात होगी कोहन व बोयर की। इन्होंने जीवाणु जो होता है उस जीवाणु के अंदर ई कोलाई जीवाणु जो है उसके डीएनए को जोड़ दिया है। यानी कि दो जीवाणुओं के डीएनए को मिक्स कर दिया गया है। तो ये एक ऐसा प्रयोग है जिसके जरिए ये तैयार किया गया है। साल्मोनेला जीवाणु और ई कोलाई जीवाणु के डीएनए को मिक्स करके पुनर्संयोज डीएनए बनाया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग था, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि एक सजीव का डीएनए बाहर नहीं निकाला जा सकता। फिर पाठ में हमने आगे जिक्र किया है एक तकनीक का जिसका नाम है आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीक। इस तकनीक को अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभियांत्रिकी शब्द का मतलब है इंजीनियरिंग। ये शब्द आपके लिए परिचित है। अगर हम व्यवहारिक बात करें तो इंजीनियर का काम क्या होता है? इंजीनियर का काम होता है जोड़ तोड़ का। जोड़ तोड़ का मतलब जैसे कोई नया पुल बनाना है, कोई पुरानी बिल्डिंग जो है उसको तोड़ के नई बिल्डिंग बनानी है, ये सारा काम इंजीनियर करता है। यानी कि जोड़ तोड़ का, काट छाट का, फेर बदल का, ये काम इंजीनियर का है। अब इस शाखा को देखें। आनुवंशिक शब्द का मतलब जेनेटिक, और जेनेटिक शब्द का मतलब किसकी बात होगी? जीन्स की या डीएनए की या गुणसूत्र की। अभियांत्रिकी का मतलब इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मतलब काट छाट। तो देखो परिभाषा हमने बनाई थी, एक ऐसी तकनीक जहां डीएनए अणु में क्या किया जाता है? फेर बदल। फेर बदल का मतलब होता है, जैसे देखो फेर बदल में दो चीजें आ गई। या तो ऐसा होगा कि एक डीएनए अणु में से हानिकारक जीन हटाया जाएगा, जैसे कुछ डीएनए अणु में कोई हानिकारक जीन, कोई रोग उत्पन्न करने वाला जीन हो, उसे हटाना, या डीएनए अणु में लाभदायक जीन जो है वो जोड़ा जाएगा। इसे बोलते हैं काट छाट, या तो कुछ हटाना या कुछ लगाना। तो ये जो तकनीक है, इस तकनीक में हम डीएनए अणु के अंदर काट छाट या फेरबदल से संबंधित अध्ययन करते हैं। देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अपने पाठ का मेन टॉपिक यही है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी या पुनर्संयोज डीएनए तकनीक में कौन कौन से साधन काम में आते हैं। फिर पाठ में एक बड़ा टॉपिक अपना पाठ में आ रहा है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साधन, यानी कि वो उपकरण, वो साधन जो इस तकनीक में काम आते हैं। हमने बात की इस शाखा के अंदर डीएनए अणु में फेरबदल किया जाता है,
और डीएनए अणु में फेरबदल करने के लिए बहुत सारे साधन काम में आने हैं। जैसे देखो, तरह तरह के एंजाइम्स, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं जो इस तकनीक में काम आते हैं, जिनका जिक्र हमने पाठ में किया है। इसके अलावा वाहक अणु, वाहक अणु वो होता है जो डीएनए अणु को एक सजीव से दूसरे सजीव तक स्थानांतरित करता है। परपोषी कोशिका, एक ऐसी कोशिका जिसका उपयोग करके डीएनए अणु की प्रतिलिपि का मतलब होता है फोटोकॉपी की जाती है। अगला शब्द है जीन बैंक या लाइब्रेरी, वो स्थान जहां जीन को सुरक्षित किया जाता है। इनमें से भी हम बड़ा क्वेश्चन अगर निकालें तो हमारा पहला ही टॉपिक बड़ा क्वेश्चन बनता है सिर्फ। जैसे विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, इस तकनीक में काफ़ी एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें सबसे मेन पहला वाला एंजाइम है सीमाकारी एंजाइम। इसी पर हमने एक बड़ा क्वेश्चन बनाया है, इसलिए इसको ढंग से आपको तैयार करना है। ये टॉपिक बड़ा क्वेश्चन निकालेगा और निकाला जा चुका है, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आ चुका है एक बार बोर्ड। सीमाकारी एंजाइम्स, छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीमाकारी एंजाइम्स क्या है या काम क्या करते हैं? अगर हमें डीएनए अणु को काटना है तो डीएनए अणु को काटने के लिए कौन से एंजाइम काम मिलेंगे? सीमाकारी एंजाइम। जैसे देखो, माना ये डीएनए अणु, हम चाहते हैं इस डीएनए अणु में से हम कोई टुकड़ा काट के अलग कर दें, तो हमें इसको कट करना पड़ेगा। और कट करने के लिए कौन सा एंजाइम काम आएगा? सीमाकारी एंजाइम काम आएगा। दूसरी चीज, सीमाकारी एंजाइम्स जो होते हैं वो डीएनए अणु को एक विशिष्ट स्थान से पहचान कर काटते हैं। मैंने कहा विशिष्ट स्थान, ये खास बात है इनकी, ये विशेषता है इनकी, और इसलिए हमने इनको अंग्रेजी में नाम दिया रेस्टिकेशन। रेस्टिकेशन का मतलब प्रतिबंधित, जिसकी कोई विशेष शर्त होती है। जैसे देखो, सीमाकारी एंजाइम डीएनए को हमेशा उस जगह से काटता है जहां पर ये होता है पैलिंड्रोम डीएनए क्रम। अब सबसे पहले आपको ये समझना है पैलिंड्रोम डीएनए किसे कहते हैं। ये एक ऐसा डीएनए है जिसको किसी भी दिशा से पढ़िए एक समान नाइट्रोजनी क्षारक प्राप्त होते हैं। अब मैं एक क्रम बनाता हूँ, GAATC, CAAG। ये हमारी 11वीं क्लास का टॉपिक है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था डीएनए अणु जो है उसकी स्ट्रैंड्स की दिशा 2 होती है। एक होती है 5 से 3 की तरफ, तो दूसरी होती है 3 से 5 की तरफ। ये 5 तो ये 3, ये 3 तो ये 5। दूसरी चीज, G जो है, G से बॉन्ड कौन करता है? C, और A से बंध कौन बनाता है? T। तो अब इस क्रम को एक बार ध्यान से देखिए आप। इस क्रम को किसी भी दिशा में पढ़ो, चाहे यूं पढ़ो और चाहे यूं पढ़ो, नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम सेम आ रहा है, GAATC, GAATC। यानी यूं पढ़िए तो यूं पढ़िए, दोनों ही दिशाओं में क्रम कैसा आ रहा है? एक। इसलिए ऐसे डीएनए को क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोम डीएनए। और ये एंजाइम हमेशा इसी जगह से काटता है। तो हमने जो इसके बारे में जानकारी लिखी, पैलिंड्रोम डीएनए के बारे में, एक ऐसा डीएनए अणु जिसमें नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम सभी दिशाओं में या दोनों दिशाओं में एक समान होता है। और सीमाकारी एंजाइम उसी विशिष्ट स्थान से पहचान कर डीएनए अणु को कट करता है। अगला छोटा क्वेश्चन है, सीमाकारी एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ये हमेशा पाए जाते हैं इनमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये भी अपना 11वीं का ही एक शब्द है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में हमने किन के बारे में पढ़ा? मेन जीवाणु के बारे में। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं हम सीमाकारी एंजाइम को प्राप्त करने के लिए। जैसे मैंने एक नाम लिखा EcoRFirst, और इसका जिक्र हमने सिलेबस में किया भी। EcoRFirst क्या है? एक सीमाकारी एंजाइम है, और ये एंजाइम एक जीवाणु से मिलता है जिसका नाम है ई कोलाई जीवाणु।
जिसका जिक्र हमने 11वीं में भी किया था। ये एक जीवाणु का नाम है ई कोलाई, जो मानव के पाचन तंत्र में भी सहजीवी के रूप में रहता है। एक छोटा क्वेश्चन और बनाया हमने, सीमाकारी एंजाइम का नामकरण कैसे करते हैं। ये जो सीमाकारी एंजाइम का नाम है, इस नाम का पहला अक्षर जिसको मैंने कैपिटल से लिखा है ई, ये अक्षर जीवाणु के किसको बताता है, वंश को बताता है। जिस जीवाणु से इसको हासिल किया है उसके वंश को बताता है। जैसे देखो मैंने कहा ई कोलाई, इससे मिला ये, और ई शब्द का मतलब आपको याद होगा, ई का मतलब था इश्चेरिचिया, ये इसका वंश था। मैंने आपको इसका पूरा नाम लिखवाया था 11वीं क्लास में, इश्चेरिचिया कोलाई। तो इश्चेरिचिया से ई आया है। अगले दो शब्द सी ओ, ये उसकी जाति के लिए है, और इन्हें हमने स्मॉल लेटर से लिखना है। जैसे उस जीवाणु की जाति क्या है, कोलाई, कोलाई से सी ओ आया है। और ये जो है आर फर्स्ट, ये इसका है प्रभेद। तो किसी भी सीमाकारी एंजाइम का नामकरण करते समय हम जिस जीवाणु से इसको हासिल किया है उसके वंश, उसकी जाति और उसके प्रभेद को व्यक्त करते हैं।